हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 25 ऑफ अगस्त। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट ऑफ अफेयर्स हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर थी। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ कवर्ड है जहां अभी बात की जा रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिमूव करके, ठीक है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स में क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाई गई थी 2004 में। ठीक है, और उसके बाद अभी आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उससे पहले हम देखेंगे कि आखिर इंडिया में कौन रेगुलेट करता है पेंशन्स को। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जितनी भी पेंशन्स की चीज़ें हैं उसे रेगुलेट करती है और सुपरविजन करती है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ये 2003 में इस्टेब्लिश की गई थी। ओएसिस रिपोर्ट आई थी उसकी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर यूपीएससी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछे। ये बेसिक है, ठीक है, इतनी हमें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन इस पे आएगी तो आप इतने से ही सॉल्व कर लेंगे वहाँ। अब हम देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं। तो 50% अशोर्ड पेंशन की बात की गई है। ठीक है, और ये पेंशन कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को? तो सुपर एन्यूटेशन से मिलती है। अब सुपर एन्यूटेशन क्या है? ये एक टाइप की स्पेशल फंड है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो वर्क करते हैं, राइट, उन्हें सैलरी मिलती है, तो उन सैलरी की कुछ अमाउंट इस स्पेशल फंड में जमा होते रहती है। अब जब वो रिटायर होते हैं, राइट, तब इसी स्पेशल फंड से उन्हें पैसे मिलती है एज अ पेंशन। ठीक है, तो अशॉर्ट की गई है 50% पेंशन। ठीक है, और किसे मिलेगी 50%? और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 25 ईयर्स सर्व किया है गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है, ये प्रोपोर्शन चेंज 50% ये चेंज भी हो सकती है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने सिर्फ 10 ही साल सर्विसेज करी हैं तब। ठीक है, दूसरी चीज़ है अशोर्ड फैमिली पेंशन। तो 60% फैमिली पेंशन को अशोर्ड कर दी है। ठीक है, फिक्स कर दी गई है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ होने के बाद जो भी एवरेज बेसिक पे होगी, ठीक है, उसकी 60% मिलेगी फैमिलीज, वैसी फैमिलीज को जिनकी डेथ हो गई है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके फैमिली वाले को मिलेगी है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि अशॉर्ड मिनिमम पेंशन। तो अशॉर्ट कर दी गई है कि मिनिमम कम से कम 10,000 पर मंथ पेंशन रहेगी। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगी? तो सुपर एन्यूटेशन से मिलेगी। ठीक है, और उन्हें मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 ईयर अपनी सर्विस सर्विस करी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में। और फोर्थ चीज़ है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी इन्फ्लेशन से वो आ, आप कह सकते हैं कि उससे एडजस्ट करके ही ये पेंशन्स वगैरह मिलेगी, यही बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। यूपीएससी आपसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फीचर्स पूछ सकती है, या तो आपसे ये पर्टिकुलर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछ सकती है। ठीक है, इनमें कैसे चेंजेस करेगी? ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं ना, इस नंबर्स को 50 की जगह पे 40 कर दे या 60 कर दे, ऐसे चेंजेस कर देगी। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए 25 ईयर है, इसे कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, अशॉर्ड, कोई अशॉर्ड फैमिली पेंशन इसमें मेंशन नहीं है, ऐसा आपको नेगेटिव स्टेटमेंट भी दे सकती है। ठीक है, और अशॉर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 से 5,000 भी कर सकती है। और इन्फ्लेशन से ये पेंशन लिंक्ड नहीं है, ये भी आपको यूपीएससी चेंज करके कह सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पे ध्यान देना होगा। अब दूसरी न्यूज़ को देखते हैं। अब ये न्यूज़ है जहां श्रीलंका की नेवल ने 11 फिशमैन्स को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये तो यूपीएससी में नहीं पूछी जाएगी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये बॉडी। ठीक है, जो इंटरनेशनल सीज आपकी जो भी इश्यूज होती हैं, राइट, या मेरीटाइम एक्टिविटीज़ हो या मरीन एक्टिविटीज़ हो, उन्हें ये देखती है। उस बॉडी को हम समझेंगे क्योंकि यूपीएससी आपसे ये बॉडी के बारे में पूछ सकती है। ठीक है, क्योंकि अब ये तो अब कितने इंडिविजुअल को पकड़ा है, किस कंट्री ने पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, ये सारी तो बेकार चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे। ठीक है, तो यूनिफाई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी,
जिसे लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कही जाती है। तो इसके बारे में आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस्टेब्लिश करती है लीगल फ्रेमवर्क जितने भी मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है उसकी। ठीक है, साइन कब हुई थी? तो 1982 में ये हुई थी। लोकेटेड कहाँ है? तो मॉन्टेगो बे, जमाइका में। और इस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है इसने पूरी मरीन एरिया को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कंटिजियस जोन है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गई, राइट, या इंटरनल वाटर्स, या टेरिस्टोरियल सी। तो ये सब को हम देखेंगे आगे मैप में। ठीक है, तो ऐसे इस इन्होंने डिवाइड कर दिया है। और ये इकलौती इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके पास फ्रेमवर्क है मैरीटाइम स्पेसेस के लिए। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये मैप में हम समझेंगे कौन कौन मेंबर्स हैं और कौन कौन नहीं। तो इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देख सकते हैं मेंबर है। ये मैप यहाँ अटैच करने का यही मेरा मेन पर्पस था कि यहाँ मैं आपको बता सकूं कि ये है तो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन पर यूनाइटेड स्टेट इसकी मेंबर या सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इसे नहीं मानती है, इस कन्वेंशन को, यूनाइटेड स्टेट, सॉरी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कौन कौन सी 5 जोन्स में डिवाइड की गई है। ठीक है, जो मरीन एरिया है। तो यहाँ देख सकते हैं इंटरनल वाटर्स, ठीक है, बेस लाइन यहाँ देख सकते हैं, टेरिस्टोरियल सी, कंटिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो जो कंट्री है उनकी लैंड के जस्ट सटी हुई जो सी रहेगी, ठीक है, उसे बेस लाइन कही गई है। ठीक है, और ये बेस लाइन एज अ रेफरेंस लिया गया है। अगर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 1 नॉटिकल माइल्स कितनी होती है? तो 1.85 किलोमीटर्स। उसके आगे आप जाते हैं अगर 12 नॉटिकल माइल्स तो टेरिस्टोरियल सी आपको मिलेगी। फिर इसके बाद और 12 नॉटिकल माइल्स आगे आप जाते हैं तो कंटिजियस जोन आपको मिलेगी। ठीक है, फिर उसके आगे आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगी। आपको याद रखना है कि बेस लाइन से, ठीक है, एक एज अ रेफरेंस लाइन, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल आप आगे जाते हैं तो आपको मिलती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, उसके बाद आती है हाई सीज। यूपीएससी अगर आपसे पूछ सकती है ऐसा कि लैंड से अगर हम सी की तरफ बढ़े तो कौन कौन सी पर्टिकुलर जोन्स हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे चांसेस कम है कि ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछेगी। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है इस बॉडी के बारे में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है। ठीक है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं फिशर्समैन को श्रीलंका के द्वारा पकड़ ही लिया जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी हो सके तो इस कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछे। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन की इन्फॉर्मेशन है और कौन मेंबर्स हैं और कौन नहीं है। तो यूपीएससी स्टेटमेंट में आपसे बोल सकती है कि यूनाइटेड स्टेट इसकी मेंबर है, राइट, जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये तो एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में न्यूज़ है। ठीक है, तो अब उसे हम समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम देखने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको ये पढ़ना है पॉलिटी में भी, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी काम क्या है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इंडिया में होती है उसे कंडक्ट कराती है। अब इलेक्शन कमीशन को हेड कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी 3 मेंबर बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न्ड नहीं है जो भी इलेक्शन पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ में होती हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से प्रोविज़न लाई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिश की गई है हर स्टेट में, वही इलेक्शंस जो भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की होती है उसे देखती है। आपको ये याद रखना है। अब अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंट कौन करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को या अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब 1950 से लेकर 1989 तक ये 1 मेंबर बॉडी थी, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में 1989 के बाद इसमें 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड कर दिया गया और फिर इसे 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि ये स्टार्टिंग से अभी तक 1 मेंबर बॉडी है या 3 मेंबर बॉडी है, ऐसे पूछ सकती है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल उनकी सैलरी होती है, अलाउंसेस भी इक्वल होती है। और कैसे होती है? तो सिमिलर जो जज सुप्रीम कोर्ट के होती है उन्हीं के सिमिलर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी क्वालिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई सी भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि क्या उनकी टर्म्स होगी वो भी स्पेसिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न भी नहीं मेंशन है कि जिससे ये साबित की जाए कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स रह चुके हैं वो आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसेस के लिए अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो उन्हें रोका नहीं गया है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, अगर उनकी टर्म एक्सपायर हो जाती है तो वो दूसरी भी गवर्नमेंट की ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है? तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज से ही लिए जाते हैं। और स्टेट लेवल पे कौन इन्हें असिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन को? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है। अब हम अगली न्यूज़ को देखते हैं जो करंट अफेयर अवेलेबल थी। ये जीका वायरस के बारे में वैसे आर्टिकल आई हुई है थी, ठीक है, कि अभी इंडिया इस ये जो किट है, राइट, जो टेस्टिंग किट है इस वायरस के लिए वो मंगा नहीं रही है। उसी पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई थी। अब हमारे लिए तो जीका वायरस इंपॉर्टेंट है, उसी हम समझेंगे। अब जीका वायरस क्या है? तो मॉस्किटो ब्रोन वायरस है, यानी मॉस्किटो के काटने के बाद जो वायरस ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस होती है उसी ही मॉस्किटो ब्रोन वायरस कही जाती है, ठीक है। अब जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होती है? तो एंडिस मॉस्किटोज होती हैं जो ड्यूरिंग डे टाइम बाइट करती हैं, राइट, उन्हीं से ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोस्टली जो इंडिविजुअल हैं जिन्हें जीका वायरस होती है उनमें सिम्टम्स नहीं देखी गई है, ठीक है। जिसमें देखी गई हैं उसमें ये सिम्टम्स है, जैसे रैशेज हो जाती हैं, फीवर, राइट, या मसल या जॉइंट पेन्स, हेडक, वोमिटिंग वगैरह ये सब भी होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि मोस्टली पीपल में जीका वायरस की इन्फेक्शन की सिम्टम्स डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। जीका वायरस प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो एक टर्म है माइक्रोसिफली, यानी माइक्रोसिफली क्या है? एक टाइप की आप डिसेबिलिटी कह सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो ह्यूमन बेबी इन्फेंट्स की जो हेड रहती है, ठीक है, वो तो नॉर्मल रहेगी बॉडी के कंपैरिजन में, राइट। पर माइक्रोसिफली में क्या होता है? यानी जो प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर अगर उन्हें जीका वायरस हो गया तो उनकी जो बेबी रहती है, इन्फेंट रहती है, उनकी हेड नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। बॉडी के हिसाब से वो काफ़ी आप कह सकते हैं अब नॉर्मल रहती है, राइट, बड़ी रहती है काफ़ी। तो ये माइक्रोसिफली है, ठीक है। या अदर मिसकैरेज की चांसेस है या अदर माल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज हैं अगर कोई विमेन है जिन्हें जीका वायरस है और वो हालांकि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम अगर उन्हें जीका वायरस हो रही है तब, ठीक है। माइक्रोसिफली से आपको याद रखनी है, यूपीएससी पूछ सकती है कि माइक्रोसिफली देखी कि ये रिसेंटली न्यूज़ में, तो कौन से पर्टिकुलर ये डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे आ सकती है। अब जीका वायरस इन्फेक्शंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है, ठीक है, जो एसोसिएटेड है और फेमस भी है, ये गुलियन बेरी सिंड्रोम। अब यूपीएससी आपसे इसके बारे में भी मे भी पूछ सकती है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम देखी गई है रिसेंटली कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ या वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। अब सबसे पहले जीका वायरस की केसेस हमें कहाँ देखने को मिली है? तो युगांडा में देखने को मिली है, ठीक है, 1947 में। और याद रखनी है आपको, ये ह्यूमंस में नहीं, मंकी में देखने को मिली है। मकाऊ रेशियोस मकाऊ मंकी है, इन्हीं में जीका वायरस की इन्फेक्शन देखने को मिली थी। अब एंडीज मॉस्किटोज आपको पता होंगे कि ये और भी दूसरी बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया या येलो फीवर, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जीका वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही अभी कोई वैक्सीन डेवलप की गई है जीका वायरस को प्रिवेंट या ट्रीटमेंट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जीका वायरस के बारे में पता होनी चाहिए। अब ये लीबिया के बारे में एक पर्टिकुलर आई हुई थी इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ मैप ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मैप अगर आसपास पूछती है कि कौन कौन से कंट्री हैं या कौन कौन नहीं, ठीक है, ऐसी तो चांसेस कम ही है। पर अगर पूछ लेती है तो हम यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के बारे में तो यूपीएससी ने पूछा हुआ था, राइट, कि कौन कौन सी नेबर कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो लीबिया उतनी अभी फेमस नहीं है, पर बहुत पहले बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में थी, क्योंकि लीबिया में बहुत ज़्यादा आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी थ्रेट है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहाँ पे भी है जो गवर्नमेंट से लड़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एक कंट्री आप कह सकते हैं, ठीक है। आर्म रेबल बहुत ज़्यादा यहाँ होती है। तो अब हम देख लेते हैं मैप में, ठीक है। लीबिया कहाँ है? तो मेडिटेरियन सी ऊपर देख पा रहे होंगे। कौन कौन कंट्री से बाउंड्री शेयर हो रही है? तो ये इजिप्ट है जहाँ भी मेरी कर्सर है, ठीक है।
सूडान, चैड, नाइजर, अल्जीरिया, टूनेशिया, ठीक है। ऊपर है मेडिटेरियन सी। ये तो आप देख सकते हैं इसराइल, ठीक है, यहाँ हमास रहते हैं, ठीक है। ये है लेबनान, यहाँ कौन रहते हैं तो हिजबुल्ला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। नाइजीरिया, यहाँ कौन रहते हैं तो बोको हराम रहते हैं, ठीक है। और सोमालिया, तो सोमालिया की अल अब अबदाद या अबदीदा करके कोई ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है, वो यहाँ रहते हैं। यमन में कौन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं तो यहाँ हouthi रहते हैं, ठीक है। और ये है रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये रेड सी में कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये है इजिप्ट, ठीक है। ये है सऊदी अरेबिया, सूडान, इटेरिया, जिबूती, यमन, इनसे बाउंड्री शेयर होती है। और ये अभी मेरी कर्सर जहाँ पे ये पतली जॉर्डन के नीचे वाली ये वाटर बॉडी अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको क्लियर विजिबल होगी, तो ये है सी, सॉरी, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। ये तीन कंट्री के बीच में शेयर होती है, आपको याद रखनी है ये गल्फ किसमें तो इजिप्ट, इसराइल और जॉर्डन में, ठीक है। इधर पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ के बारे में भी यूपीएससी, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो चांसेस है पर्शियन गल्फ के बारे में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है पर्शियन गल्फ की, तो ईरान की होती है, इराक की होती है, कुवैत की होती है, सऊदी अरेबिया की होती है, बहरीन की होती है, कतर की होती है, यूनाइटेड एमिरेट्स की होती है, राइट। तो इन सारी कंट्रीज़ की बाउंड्री शेयर होती है। एक गल्फ ऑफ एडन के बारे में भी पूछ ले तो वहाँ यहाँ देख सकते हैं कि यमन, जिबूती और सोमालिया के बीच में इनकी बाउंड्री शेयर होती है, क्योंकि सोमालिया भी न्यूज़ में है, ईरान भी न्यूज़ में है, इसराइल भी न्यूज़ में है, राइट। तो इसलिए ये तीनों बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके बारे में पूछे आप वहाँ आंसर कर सकते हैं। और एक और बाल्टिक सी के बारे में आपसे डिस्कस करी थी मैंने, राइट। तो बाल्टिक सी के बारे में आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि पोलैंड अभी हमारे पीएम वहाँ विजिट उन्होंने करा हुआ था, राइट। तो बाल्टिक सी के बारे में यूपीएससी ने नहीं पूछा है, चांसेस है पूछ सकती है, तो उसे आप एक बार सेपरेटली गूगल करिए, एक बार आप ज़रूर देख लें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपकी नॉलेज को बूस्ट करी होगी इसने, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।